आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास में अहम लीडरों के साथ हुई बातचीत पर किया इजहार इत्मीनान। भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। G20 ममालिक ने ब्राजील में रियो डी जेनेरियो पर एलामिये पर अमल दरामद करने पर किया इत्तफाक राय। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और यूक्रेन और मशरक़ वस्ता एशिया में जंगों के खात्मे के लिए इक़दाम पर दिया जोर। महाराष्ट्र झारखंड असेंबली इंतखाबात और कई रियासतों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम। तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं पोलिंग मराकज़ पर। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी खतरनाक जुबरे में दाखिल। JNU समेत दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज से ऑनलाइन क्लासेस। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में भी ऑनलाइन तालीम शुरू। खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत जापान आमने सामने। अब तक टीम इंडिया कर रही है शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। एक दूसरे मुकाबले में चीन ने मलेशिया को 3-1 से दी शिकस्त। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ब्राजील में PM मोदी ने दुनिया के कई सरकर्दा लीडरों से बातचीत की और कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन मुलाकातों को अहम करार दिया और एक वीडियो भी शेयर किया। वजीर आजम ने जनूबी कोरिया के सदर योन सेक यूल से मुलाकात की। PM मोदी ने बातचीत को खुशगवार और सूदमंद बताया। नीज PM मोदी ने यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सलान वान डेर लेनिन से भी मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन आलमी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम मोदी ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को बहुत शानदार करार देते हुए उन्होंने मिस्र के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में वजीर आजम मोदी ने X पर लिखा कि उनकी बातचीत का बुनियादी महवर दिफा, सलामती, तिजारत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देना था। दोनों ही इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि तहजीब व सखाफत, तालीम और इसी तरह के दीगर शोबों में बाहमी ताउन को किस तरह फरोग दिया जा सकता है। वजीर आजम मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत और इटली की दोस्ती से आलमी सतह पर मुस्बत तब्दीली लाने में मदद मिल सकती है। ब्राजील में G20 सरबराह इजलास में पहुंचे आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन की जंग और मगरबी एशिया के बहरान जैसे आलमी मसाइल के जल्द हल पर जोर दिया है। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों की शदीद मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम आलमी मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तलाश करने पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि पायदार तरक्की, खुशहाली और अमन के जरिए ही हासिल की जा सकती है। इजलास में यूक्रेन में जंग पर तशवीश का इजहार किया गया और एक जामे, मुनसिफाना और पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत की गई। इसके अलावा क़याम अमन की सिमत में आगे बढ़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को एक रहनुमा के तौर पर तस्लीम करने पर भी जोर दिया गया। मगरबी एशिया के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गज़ा में इंसानी आलमिये और लेबनान में बढ़ते हुए तनाज़ात का जिक्र किया गया। एलामिये में इंसानी इमदाद और जान बचाने की कोशिशों को बढ़ाने की फौरी जरूरत पर भी जोर दिया गया। एलामिये में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान दो रियासती हल की हिमायत का इयादा किया गया, जिसमें दो आज़ाद ममालिक इसराइल और फलस्तीन के क़याम की बात की गई है। एलामिया में गज़ा और लेबनान में जंगबंदी की भी हिमायत की गई।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में गुयाना जाएंगे। गुयाना की तकरीबन 40% आबादी भारतीय निषाद है। गुयाना में भारतीयों से मुताल्लिक एक खुसूसी यादगार भी मौजूद है जो भारतीयों की इस वक्त की झलकियां भी पेश करती है। काबिल जिक्र है कि ये भारतीय निषाद बरतानवी दौरे हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यहाँ लाए गए थे। हमारे नुमाइंदे ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से वहां रहने वाले गैर मुकीम भारतीयों से बातचीत की। मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये वो मॉन्यूमेंट है जहां पर पहली बार जो भारतीय है उनको लेकर तकरीबन 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से उन्हें यहाँ पर लेके आया गया और ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। किस तरीके से आए, किस वेशभूषा में आए, जो अपने पारंपरिक रूप ढंग कह सकते हैं आप इनको, ढोल देख सकते हैं, हाथ में खाने का बर्तन देख सकते हैं, एक औजार देख सकते हैं। वो जिस परिवेश में वो लोग आए थे यहाँ पर गायना, ये उसी की एक झलक है जो कि यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो इसको यहाँ पर इसको एक मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ पर उन्होंने इसे जो है अभी तक जीवित रखा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब तकरीबन 1968 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गायना पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसको लेके क्या एक्साइटमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे। ये जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत पुराना, जो लोग इधर आए थे इंडिया से जहाज में आफ्टर बहुत दिन के बाद ट्रैवल करने के बाद उनके वॉयज पर इधर पहला एक हाइबरी करके जगह में सब लोग उतरा। जब उतरा गया है यही सीन उनको डिस्क्राइब किया है। वो स्कल्पचरर्स ने इंडिया से ये सब बना के भेजा है। 5-6 साल के पहले ये इधर तैयार किया गया और इधर डेसिग्नेट किया है ये इंडियन मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट हमको सब दिवाली सेलिब्रेशन और पागवा सेलिब्रेशन सब कुछ हम इधर ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब यहाँ पर। हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन है उनको लेके, कितना आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट है, क्या प्लान किया आप लोगों ने उनके लिए? वो जो भी वो होने वाला है हमारा कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन में बहुत हो जाएगा। ये अब हमारा एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी आने के बाद वी विल हैव बहुत रिलेशन तो बहुत हो जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में एक सिनेमाटोग्राफी इंस्टीट्यूट खोलने का इधर, और इंडिया गवर्नमेंट और क्रिकेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए भी हम मन्नत कर रहे हैं अभी इधर। भारतीय मूल के लोग हैं वो गायना और इंडिया के रिलेशनशिप को अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग टाई अप दोनों के बीच में हो, ताकि उसका जो फायदा हो वो यहाँ के लोगों को मिल सके, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी मिल सके, जो यहाँ के और अन्य लोग हैं जो निवासी है उनको मिल सके। तकरीबन 8 लाख की जो है पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पर और बताया जाता है कि 40% यहाँ पर जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो न सिर्फ गायना के लिए बल्कि भारत के लिए भी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसको काफी मजबूती देगा। कैमरामैन सैंथिल और सौरभ बख्शी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गायना। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी 50वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने पुलिसिंग और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला ने 50 साल में पुलिस निज़ाम की नौयत बदलने की बात की। विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है।
और वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता 10 सालों में पुलिस निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों के बारे में बात करते हुए कहा कि चैलेंजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत मुल्क की बड़ी मईशतों में से एक बन रहा है और इसमें पुलिस निज़ाम का भी अहम किरदार है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और व्यापार की बात, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष से भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता है। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र है। और दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह खतरनाक जुमरे में है और आंखों में जलन भी पैदा कर रही है। नज़ला और खांसी आम है। गुज़िश्ता कई दिनों से दारुल हुकूमत दिल्ली की यही हालत है। फिजाई आलूदगी की वजह से हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। आज सुबह हवा का मेयार यानी AQI 400 से मुतजाविज था। लोग अब मास्क पहनकर घरों से निकल रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि हवा में जहरीले ज़रात की मकदार इतनी ज्यादा हो गई है कि इससे सेहत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम या ज्यादा है और जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली हुकूमत की आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने सुबह की सैर के लिए निकलना छोड़ दिया है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 4 नाफिज किया गया है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। अभी दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। When my eyes were irritating and I couldn't breathe properly, then I got to know that it's a very polluted air and I couldn't differentiate between fog and polluted air. It's very suffocating kind of. और हिमाचल में सुखो हुकूमत की मुश्किलात कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक नए मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी करते हुए दिल्ली के मंडी हाउस में वाक़े हिमाचल भवन को अटैच करने का हुक्म दिया है। दरअसल सेली हाइड्रो पावर कंपनी नामी इस कंपनी पर हिमाचल हुकूमत का 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम वाजिब था और जिसकी अदम अदायगी पर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है। ये रकम सेली हाइड्रो पावर कंपनी की तरफ से लाहौर स्पीति में वाकई पावर प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के लिए पेशगी प्रीमियम के तौर पर रियासती हुकूमत के पास जमा कराई गई थी। बादअज़ां कंपनी ने यह प्रोजेक्ट हुकूमत को वापस कर दिया क्योंकि कंपनी का इल्जाम है कि हुकूमत ने इस मंसूबे को चलाने के लिए जरूरी सहूलतें फराहम नहीं की। ऐसे में हुकूमत की जानिब से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम की रकम वापस नहीं की गई, जिसके बाद कंपनी इस मामले को लेकर अदालत पहुंची है। अब अदालत ने कंपनी के मफाद में अपना फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश की दिल्ली में वाक़ई जायदाद हिमाचल भवन को कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा 64 करोड़ रुपए पर सूद की रकम की अदायगी का भी हुक्म दिया गया है। इस मामले की अगली समाअत अब 6 दिसंबर को होने वाली है। वहीं हिमाचल में अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने सुखो हुकूमत को निशाना बनाया है। देश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि उनको सोचना चाहिए 2 साल पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में वो 2 सालों में क्या कर पाए हैं। हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की।
इस मामले पर बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने सुखो हुकूमत को निशाना बनाया है। अमित मालविया ने कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल हाई कोर्ट ने मंडी हाउस दिल्ली में वाक़ई हिमाचल भवन को कुर्क करने का हुक्म दिया है ताकि बिजली कंपनी इसे नीलाम कर सके और इसके करोड़ों रुपए के वाजिबात की वसूली कर सके। हिमाचल प्रदेश की सुक्को हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। और महाराष्ट्र में कल एक ही मरहले में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन और रियासती इंतजामिया ने रियासत की तमाम 288 असेंबली सीटों पर बैक वक्त वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रियासत में असल मुकाबला हुक्मरां महायुति इत्तेहाद और महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के दरमियान है। महायुति इत्तेहाद में बीजेपी के वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और नायब वजीर आला अजीत पवार की क़यादत वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और बीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। महायुति इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के बारे में बात करते हुए बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर हम महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद की बात करें तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी ने 95 उम्मीदवार खड़े किए हैं और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि दीगर पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी मैदान में हैं। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार खड़े किए हैं और एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कुल 11 अजला की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे मरहले की मुहिम पीर की शाम को खत्म हो गई। इंतखाबी मुहिम का आखिरी मरहला खत्म होने के बाद तमाम सियासी जमातें पूरी कुव्वत के साथ अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने का दावा कर रही हैं। जिन 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, उनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडे इत्तेहाद के दरमियान सीधा मुकाबला है, जबकि 10 नशिस्तें ऐसी हैं जहां रुकी मुकाबला माना जा रहा है। इस मरहले में जिन साबिक फौजियों की किस्मत दाव पर लगी हुई है, उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बोरी, सीता सोरेन और सुदेश महतो जैसे बड़े लीडरों के नाम हैं। रियासत में आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरे मरहले में कुल 14,218 बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें से बहुत से खुसूसी बूथ खवातीन के लिए मुख्तस है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिमात के साथ भारत दिफाई सनत के शोबे में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। भारत ने दिफाई शोबे में खुद कफील बनने की राह में हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियारों के निजाम का कामयाब तजुर्बा किया है। पेश है डीडी न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियार सिस्टम की उड़ान के कामयाब तजर्बे के साथ ही भारत ने दिफाई शूबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसके साथ साथ भारत दिफाई शूबे में तेजी से खुद इन्हिसारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हुकूमत हिंद ने पिछले कुछ सालों में मुल्क के दिफाई शोबे में दिफा से मुतालिक असलाह और सलाहियतों को फरोग देने और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई कोशिशें और इक़दाम किए हैं। खुद इन्हिसारी हासिल करने के मकसद के साथ कई सालों के दौरान मुनक़्क़िद तब्दीली की स्कीमें भी नाफिज की गई हैं। ये प्रोग्राम सरमायाकारी को राग़िब करने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने और ख़रीदारी के अमल को हमवार करने के लिए बनाए गए हैं। हफ्ते की देर रात भारत ने अपने पहले तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ये टेस्ट ओडिशा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। DRDO के तैयार करदा इस मिसाइल ने दिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। इस मिसाइल को मुल्क में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद की लेबोरेटरी, DRDO की मुख्तलिफ लेबोरेटरियों और सिनती शराकतदारों ने तैयार किया है।
दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल रिवायती मिसाइलों से ज्यादा तेज है, जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और दुश्मन के राडार से बचने की भी सलाहियत रखते हैं। इसकी कम से कम रफ्तार 6174 किलोमीटर फी घंटा है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों खुसूसियात से लैस हैं। ये मुसल्लह अफवाज के लिए बनाया गया है कि वो धमाका के इस मवाद को 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक ले जा सके। मिसाइल लॉन्च के बाद जमीन की मदार से निकल जाता है, उसके बाद ये जमीन या हवा में मौजूद हदफ को अपना निशाना बनाता है। इसकी तेज रफ्तारी की वजह से रडार में ही इसे नहीं पकड़ सकते। इस वक्त दुनिया के सिर्फ 5 ममालिक के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की सलाहियत मौजूद है, जो हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत। हिंदुस्तान अब अमेरिका, रशिया और चाइना की लीग में जाके खड़ा हो गया है। ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिन्होंने इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। तो ये भी एक आत्मनिर्भरता के लाइन में बढ़ता हुआ अगला कदम है। इससे हमारी जो सीमा की सुरक्षा है वो बढ़ेगी और साथ में जो दुश्मन देश हैं उनके लिए चिंता का विषय बनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से कबल पिनाका वेपन सिस्टम का भी कामयाब तजुर्बा करके भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब स्ट्रैटेजिक वर्जन मुकम्मल तौर पर देसी हथियारों का निजाम है। पिनाका वेपन सिस्टम की शमूलियत से मुसल्लह अफवाज की तोपखाने की फायर पावर में मजीद इजाफा होगा। पिनाका सिस्टम बुनियादी तौर पर 40 किलोमीटर की रिवायती रेंज के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के तौर पर डिजाइन किया गया है। इस तरीके का जब लॉन्ग रेंज रॉकेट से किसी भी दुश्मन के टारगेट पे फायर होता है तो कितनी वहां भयावह स्थिति हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, तो इससे भारतीय सेना के तोपखाने की और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इससे पहले गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कॉम्प्लेक्स में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह होना दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ भारत के सफर में एक बेहद अहम मील का पत्थर है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट C295 कॉम्प्लेक्स, जिसका मकसद जहाज बनाना है, हिंदुस्तान में फौजी तैयारों के लिए निजी शोबे की पहली मुकम्मल असेंबली लाइन है। भारत ने माली साल 2023-24 के दौरान मकामी दिफाई पैदावार में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हासिल कर लिया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिफाई पैदावार की रकम बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जो कि 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से तकरीबन 174% ज्यादा है। पहले जमाने में भारत दिफाई जरूरियात के लिए बैरूनी ममालिक पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता था और तकरीबन 65 से 70% दिफाई सामान दरामद किया जाता था। ताहम अब ये मंजरनामा बदल गया है, क्योंकि तकरीबन 65% दिफाई साजो सामान हिंदुस्तान में ही तैयार किया जाता है। इसके साथ ही हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात अब तक की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जो माली साल 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर माली साल 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। ये गुज़िश्ता दहाई के मुकाबले में बरामदी कद्र में 30 गुना से ज्यादा इजाफे की नुमाइंदगी करता है। सालाना दिफाई पैदावार न सिर्फ 1.27 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है, बल्कि ये रवा माली साल में 1.75 लाख करोड़ रुपए के हदफ तक पहुंचने के लिए भी तैयार है। दिफाई पैदावार का 21% निजी शुबे से आता है, जो खुद इन्हिसारी की तरफ हिंदुस्तान के सफर की निशानदही करता है। मेक इन इंडिया के पहले हिस्से के तौर पर धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, अर्जुन हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कॉर्वेट और हाल ही में कमीशन की गई INS विक्रांत जैसे अहम दिफाई प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जो भारत के दिफाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों की नुमाइंदगी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बिहार में खेले जा रहे एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में सेमीफाइनल मैच में आज भारतीय टीम का मुकाबला जापान से जारी है। इससे कबल ग्रुप मरहले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और टीम के 15 पॉइंट्स हो चुके हैं। मुकाबले का फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं एक दूसरे मुकाबले में चीन ने मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी थी है।
आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होने जा रहा है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।